बदलते भारत की शान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रबी सीजन के लिए 51,875 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी को दी मंजूरी। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने खरीफ सीजन में धान की खरीद से जुड़े आंकड़े किए पेश। अक्टूबर तक धान खरीद 12% बढ़कर 171 लाख टन हुई। पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु से सबसे ज्यादा खरीद। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के स्वागत में पुणे में हुआ बागवानी मूल्य श्रृंखला के विस्तार पर कार्यक्रम। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में भारतीय किसानों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते हफ्ते जरूरी सामानों के भाव भी हम आपको बताएंगे और साथ ही होगी किसानों के काम की NCDX पाठशाला। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर बीते सप्ताह खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। केंद्र की मोदी सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरक पर पोषक तत्व आधारित खाद की नई दरों को मंजूरी दे दी है। वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही या रबी सत्र में किसानों को फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों के लिए 51,875 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2022-23 रबी सत्र में P&K उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के किसानों की तुलना देश की रक्षा के लिए काम करने वाले सैनिकों से की है। उन्होंने कहा, रक्षा व खेती दोनों क्षेत्रों में काम करना देश के लिए काम करना है। केंद्रीय मंत्री तोमर ने ये बात पुणे में बागवानी मूल्य श्रृंखला यानी वैल्यू चेन विस्तार संबंधी कार्यक्रम में कही। इसमें किसान, FPO, स्टार्टअप्स, बैंकर्स सहित बागवानी से जुड़े लोग मौजूद रहे। तोमर ने कहा कि गांव देश की आत्मा है। गांव समृद्ध और आत्मनिर्भर होंगे तो देश अपने आप समृद्ध और आत्मनिर्भर होगा। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने खरीफ सीजन में धान की खरीद से जुड़े आंकड़े पेश किए हैं। सरकार के केंद्रीय पूल के लिए धान खरीद चालू खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के अक्टूबर महीने तक 12% बढ़कर लगभग 171 लाख टन हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु से सबसे अधिक मात्रा में धान खरीदा गया है। दरअसल आमतौर पर धान खरीद का काम अक्टूबर से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के तुरंत बाद शुरू होता है। धान को लेकर सरकार का लक्ष्य खरीफ विपणन सत्र 2022-23 में 771 लाख टन धान की खरीद करना है। चालू रबी सीजन में ही GM सरसों का फील्ड ट्रायल शुरू हो जाएगा। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च के वैज्ञानिकों की देखरेख में देश के दर्जन भर अलग अलग रिसर्च सेंटर पर इसी महीने GM सरसों की बुआई शुरू हो जाएगी।
कृषि क्षेत्र के थिंक टैंक नास और टास के वैज्ञानिकों ने सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि जीएम सरसों के किसानों के खेतों तक पहुंचाने में अभी 2 से 3 साल लग सकते हैं। खेती के रकबे में गिरावट और फसल उपज में सुधार न होने के चलते खरीफ सत्र 2022-23 में प्याज का उत्पादन पूर्व वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 13% घटकर 95 लाख टन रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021-22 के खरीफ सत्र में प्याज का कुल उत्पादन 1 करोड़ 8 लाख टन का हुआ था। हालांकि कम उत्पादन के बाद कीमतों में आई तेजी पर रबी प्याज के स्टॉक की पर्याप्त उपलब्धता के कारण अंकुश लगने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत हर महीने लगभग 13 लाख टन प्याज की खपत करता है। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेती के सिकंदर में दिखाएंगे एक ऐसे बीटेक किसान की कहानी जो मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़कर मछली पालन कर रहे हैं और पहले मिल रही सैलरी से 2 नहीं बल्कि 3 गुना अधिक कमा रहे हैं। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में और अब वक्त है हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। आज हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है और हर काम में तकनीक लगातार विकसित हो रही है। ऐसे में यदि पढ़े लिखे युवा कृषि में आते हैं आगे तो आए दिन विकसित हो रही नई तकनीकों का इस्तेमाल कर एक सफल किसान बनने में जरूर कामयाब होते हैं। गाजियाबाद के रहने वाले रजनीश चौधरी इसी श्रेणी के किसान हैं। रजनीश एक अच्छी तनख्वाह पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनके मन में लाखों दूसरे प्रोफेशनल्स की तरह ये बेचैनी थी कि उन्हें कुछ अपना करना है। फिर क्या हुआ, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं बेहद आधुनिक अंदाज में किया जा रहा एक बेहद पुराना व्यवसाय। मॉडर्न फिश फार्मिंग का ये सफल मॉडल है गाजियाबाद के पतला गांव में रहने वाले प्रगतिशील किसान रजनीश चौधरी का। आज के जमाने से हटकर बिल्कुल नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए रजनीश पिछले 4 सालों से यहाँ मछली पालन का काम कर रहे हैं। बीटेक करने के बाद इन्होंने देश विदेश में 14 साल नौकरी की, लेकिन अब मछली पालन कर रहे हैं। रजनीश ने लाखों रुपए सालाना की नौकरी छोड़कर नई शुरुआत की और अब पहले से कहीं बेहतर कमा रहे हैं। मैं फिश फार्मिंग करता हूँ, एजुकेशन से मैं बीटेक हूँ और ये मैंने 2018 में स्टार्ट किया फिश फार्मिंग। अभी मैं 100 एकड़ में फार्मिंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में। मेरी अपनी लैंड है और कुछ फार्मर से लैंड लीज पे ली हुई है, कुछ गवर्नमेंट से लीज पे ली हुई है। तो पतला गांव है, ये मोदीनगर तहसील में है, वहाँ पे 50 एकड़ फार्म है और ये मसूरी गाँव में एक 50 एकड़ का तालाब है डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में। 14 साल मैंने जॉब की तो मेरे को लगा कि मेरे को एग्रीकल्चर में कुछ करना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर जर्नी से स्टार्ट करनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर के सारे एलाइड प्रोजेक्ट्स पे मैंने सर्वे किया तो सबसे बेस्ट मेरे को एक्वाकल्चर लगा, तो मैंने स्टार्ट किया। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। चलिए
आज इस कहावत को थोड़ा बदलकर आगे बढ़ाते हैं। हाथ लगाओ, हौसला देगी, बाहर निकालो, जिंदगी बदल देगी। ये सोच रजनीश चौधरी पर पूरी तरह साबित होती है। परिवार में असमंजस के बावजूद रजनीश ने आखिरकार नौकरी छोड़कर 2018 में मछली पालन शुरू किया और आज बड़े पैमाने पर जलाशय और पॉन्ड कल्चर से मछली पालन कर दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। मतलब इन टोटलिटी तो फैमिली ने सपोर्ट किया, लेकिन वाइफ के भी रिजर्वेशन थे, मदर के रिजर्वेशन थे, फादर और ब्रदर की एक्सटेंडेड सपोर्ट थी, क्योंकि मेरी कॉर्पोरेट लाइफ थी, अच्छी खासी चल रही थी और मैं एक पूरा डोमेन 360 डिग्री फेस शिफ्ट कर रहा था कॉर्पोरेट लाइफ से, लग्जरी लाइफ से अगेन फार्मर, क्योंकि फार्मर को हमारी के इंडियन कम्युनिटी में बहुत ही अच्छी रेस्पेक्ट से नहीं देखा जाता। तो मैंने सोचा कि इसी में कुछ माइलस्टोन सेट करते हैं, तो मैंने फार्मिंग स्टार्ट की। बट इन टोटलिटी फाइनली सबकी कहीं ना कहीं सपोर्ट थी, क्योंकि मैं अपने काम पे और अपने विजन पे रिजिड था कि मेरे को करना है। बीटेक प्रोफेशनल रजनीश ने नौकरी छोड़कर खेती किसानी का जो रास्ता चुना, वो आज उन्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। 14 साल निजी कंपनी में बतौर इंजीनियर नौकरी करने के बाद उन्होंने पहले 12 एकड़ तालाब में मछली पालन की शुरुआत की। सफलता मिलने के बाद अब रजनीश गाजियाबाद स्थित मसूरी झील के पास उत्तर प्रदेश सरकार से लगभग 100 एकड़ जमीन लीज पर लेकर मछली पालन कर रहे हैं। मैंने 14 साल जॉब की है इंडियन कंपनीज और एमएनसीज कंपनीज से, ठीक है। तो मेरे पास कुछ फंड रिजर्व था। पहले मैंने अपने 1-2 एसेट क्रिएट किए थे, लेकिन ड्यूरिंग प्रोजेक्ट फेज वो सब मैंने डाइल्यूट किया और सब प्रोजेक्ट में ही इन्फ्यूज कर दिए। देश में कृषि मौसम पर आधारित होती है। ऐसे में किसानों को कभी बाढ़, कभी सूखा तो कभी बेमौसम बारिश की मार झेलनी पड़ती है। रजनीश का मानना है कि कोई भी किसान मछली पालन कर अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। रजनीश का कहना है कि मछली पालन अपनाकर आराम से इन हालात से निपटा जा सकता है। अगर आप डेयरी फार्म के लिए काम कर रहे हैं या फिर पोल्ट्री फार्म के लिए, इन सब के लिए आपको हर दिन समय देना होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले से काफी ज्यादा निवेश भी करना होगा। लेकिन मछली पालन के लिए इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। इसमें पैसा कमाने के साथ साथ आप अपने लिए भी समय निकाल सकते हैं। अगर मैं फिश फार्मिंग को नॉर्मल एक्वाकल्चर से, जैसे अगर हम वेस्टर्न यूपी नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे शुगर केन कैश रिच क्रॉप है, मैं उसकी अगर कंपेयर करूँ 1 to 1 तो मिनिमम आपका 4 times इज मोर प्रॉफिट और मेहनत 1/10 है जो कैश रिच क्रॉप है। अगर एग्रीकल्चर एलाइड से कंपेयर करते हैं हम, चाहे आपकी डेयरी हो, पिगरी हो, पोल्ट्री हो, गोट फार्मिंग हो, उन सब में आपका टाइम वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है और इसमें सबसे कम टाइम लगता है, क्योंकि वो सारे जो है ना हमारे एयर बोर्न वाले हैं और ये वाटर बोर्न वाला है। तो अगर आपकी मछली पानी के अंदर है तो सेफ और सिक्योर है। तो आप जब आपका मन करे, अगर मैं आपको लास्ट एक 3 महीने का एग्जांपल दूं, पहले सावन आया, फिर शराद आए, फिर नवरात्रे आ गए, अब दिवाली वीक चल रहा है, अब छठ पूजा आ जाएगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे होते तो आपको उस रेशो में प्लान करना पड़ेगा। पोल्ट्री कर रहे हो तो प्लान करना पड़ेगा कि आपकी क्रॉप कब बड़ी हो जाएगी, कब आप हार्वेस्ट करेंगे, कहाँ सेल करेंगे। एक्वाकल्चर में आप 15 दिन बद्रीनाथ घुमाइए, 20 दिन यूरोप घुमाइए, आपकी मछली पानी के अंदर है तो वो साइज गेन कर रही है, तो आपकी ऑटोमेटिक मनी बड़ी हो रही है, आप ऐसा समझ लीजिए। तो और जितनी बड़ी साइज की मछली होगी उतने अच्छे प्राइस पे बिकेगी। मछली पालन में रोजाना मछलियों को दाना डालना होता है और उनकी देखभाल करनी होती है। सामान्य खेती में किसानों के लिए सबसे जटिल समस्या मार्केटिंग की होती है, लेकिन मछली पालन में ये काम अपेक्षाकृत आसान है। तभी तो कृषि के सभी आयाम में सबसे सुरक्षित मछली पालन है, जिसमें आप अपनी फसल को होल्ड पर भी रख सकते हैं। सर, फिशरी के मैं आपको मेन 2 कोर बेनिफिट्स बताना चाहूँगा। एक तो पहला है कि आप अपनी क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं, जो बाकी आप किसी भी मेन एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर अलाइड स्ट्रीम में नहीं कर सकते। तो फिश ऐसी है कि पानी के अंदर है, सेफ और सिक्योर है, तो आप कुछ भी अपना प्लान कर सकते हैं। आप मार्केट पे डिपेंड नहीं है कि आपको आज ही सेल करनी है, आपका प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगा। दूसरा मेन क्या था कि पूरा बिजनेस आपका है ना ऑपरेशनल कॉस्ट सेंट्रिक है, मतलब मेरे को मछली पालने में ज़्यादा पैसे चाहिए, इंफ्रा डेवलपमेंट में कम चाहिए। और जितने बाकी के एग्रीकल्चर अलाइड है उन सब में आपको डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसा चाहिए। तो ये 2 मेन कोर थे जिसके लिए मेरे को बड़ा मोटिवेट किया एक्वाकल्चर ने। देश भर में अलग अलग जगहों पर घूमने और अलग अलग शोध के बाद रजनीश ने देखा कि हर जगह मछली की डिमांड ज्यादा है। इसके अलावा देश में प्रोटीन के सोर्स के रूप में मछली की मांग सबसे अधिक है। अन्य कृषि कार्यों की अपेक्षा इसमें मेहनत कम है,
मार्केटिंग में परेशानी नहीं होती और व्यापारी खुद फार्म से मछली खरीद कर ले जाते हैं। एक्वाकल्चर में मार्केटिंग और सेल्स का बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में डिमांड सप्लाई बहुत बड़ा गैप है। तो तकरीबन अभी इंडिया के अगर स्टैटिस्टिक की बात करूं तो 8 मिलियन मैट्रिक टन इंडिया डेफिसिट है और हम प्रोटीन डेफिसिट भी है। हम एवरेज प्रोटीन कंजप्शन का लेस देन 50% कंजप्शन करती है इंडिया की पॉपुलेशन। तो हम अभी डिमांड सप्लाई में बहुत पीछे हैं। नेक्स्ट 20 ईयर्स अभी हम डिमांड सप्लाई के लिए लड़ेंगे। मैं फार्मिंग नियर दिल्ली करता हूं, तो दिल्ली में पर डे 1000 टन की लैंडिंग होती है और मैं तो एक साल में 400 टन प्रोडक्शन करता हूं। तो डिमांड सप्लाई इतना बड़ा गैप है कि फार्म गेट से आपकी मछली बिक जाती है। लेकिन अगर आप इस पर वर्कआउट करते हैं तो आप वैल्यू एड ही करेंगे। आप अपनी फिश को फार्म टू फोक लेके जा सकते हैं, आप लाइव फिश बेचिए, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाइए, आप आउटलेट्स ओपन कीजिए, तो आप उसका प्राइस ही बढ़ाएंगे अगर आप ये वाली एक्टिविटीज़ करते हैं। अदरवाइज आपकी फार्म से फिश सेल हो जाएगी। सेल का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ना कोई मंडी की कोई प्रॉब्लम है आपको, ना ही कोई बायर्स की कोई प्रॉब्लम है। रजनीश अपनी कामयाबी से बेहद खुश हैं और अपने अनुभव और तकनीक दूसरों तक पहुंचा रहे हैं ताकि एक्वाकल्चर को बढ़ावा मिले और लोगों को रोजगार। उनके मछली पालन केंद्र में 15 लोगों को जहां सीधे तौर पर रोजगार मिला है, वहीं 40 लोग परोक्ष रूप से इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिनमें स्थानीय लोगों के अलावा दूसरे राज्यों के लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा रजनीश चौधरी ने अब तक करीब 300 युवाओं को मछली पालन का प्रशिक्षण भी दिया है। अच्छी चीज़ें तो क्या है कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, कंट्री को प्रोटीन दे रहे हैं, अपना लाइवलीहुड बढ़ा रहे हैं और नेचर के क्लोज जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि लास्ट के 50 साल में तकरीबन हमने 20 लाख तालाब गायब कर दिए हैं एनक्रोचमेंट में या किसी भी रीज़न से। अगर आप मछली पालते हैं तो अब आप अपने एरिया का वाटर टेबल रिचार्ज करते हैं, वहाँ पे प्रोटीन डेवलप होता है। तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आप नेचर के नज़दीक रहेंगे और आने वाला वर्ल्ड वॉर वाटर का होना है, किसी का नहीं होना है। तो हम जो उसके डोंट्स हैं, जो नेगेटिव हैं, नेगेटिव पहलू क्या है, अगर आप विदाउट एजुकेशन करते हैं, आप विदाउट अपने थॉट प्रोसेस करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसमें नुकसान खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही कैची दुनिया है। हम बहुत सारी यूट्यूब पे देखते हैं कि आपने 20 रुपये लगाए और 100 रुपये पा लिए। अगर 5 गुना किसी चीज़ में एक्टिविटी में होने लगे तो भारत सरकार वो काम क्यों नहीं कर रही है? तो कोई भी ओवरनाइट नहीं होती और सक्सेस का मूल मंत्र ओनली हार्ड वर्क है विद कंसिस्टेंसी। आपको हर रोज हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस का रूट एक डिफाइन कर पाएंगे। एक सफल मछली पालक के तौर पर आज रजनीश देश भर में नाम कमा रहे हैं। रजनीश को 2021 में बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया का अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा स्टेट बेस्ट फार्मर, प्रोग्रेसिव फार्मर अवार्ड सहित जिला स्तर पर कई सम्मान मिल चुके हैं। सर, मैंने 2018 फार्मिंग में स्टार्ट किया था, तो 2019 में मेरे को जोन का मेरा बेस्ट फार्मर का अवार्ड मिला, मंडल का। 2020 में मेरे को यूपी का बेस्ट फार्मर अवार्ड मिला। 2021 में नेशनल फिशरी बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड मिला नेशनल लेवल पे, जो भुवनेश्वर में मिला है। अभी 2020 चल रहा है, जर्नी भी बाकी है, लेकिन मैं पूरी शिद्दत से लगा हुआ हूँ इस फार्मिंग को प्रमोट करने में। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे जल और जमीन सीमित होते जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान सभ्यता और तकनीक की हर परिस्थिति में जीने की राह तलाश ही लेता है। नई तकनीक के विकास के साथ नई नई संभावनाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे में जो भी नई तकनीक के साथ चलेगा वो निश्चित रूप से कामयाब होगा। गाजियाबाद के पतला गांव के रहने वाले इंजीनियर रजनीश चौधरी ने भी नई तकनीक, नई संभावनाओं और अपने दृढ़ संकल्प की बदौलत कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद NCDX पाठशाला में जानेंगे कैसे और कब करें स्ट्रॉबेरी की खेती। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार
शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। और अब वक्त है एनसीडीएक्स पाठशाला का। परंपरागत फसलों की खेती में किसान हर साल भारी नुकसान झेल रहे हैं। कभी बारिश तो कभी भयंकर सूखे की मार का असर किसानों पर पड़ रहा है। ऐसे में कुछ किसानों ने स्ट्रॉबेरी की खेती में दिलचस्पी दिखानी शुरू की है। आइए आप भी जानिए कि स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे और कब करनी चाहिए। नमस्कार, एनसीडीएक्स पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी फार्मिंग के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे खेत की तैयारी की। एक खेत में लगभग 30 से 35 बेड बनते हैं और एक बेड की चौड़ाई 3 से 4 फुट के बीच में होती है। इसमें पर एकड़ जो खाद का उपयोग है वो है डाया और पोटाश। हम डाया और पोटाश मिक्स करके हम सिर्फ बेड के ऊपर ही डालेंगे और एक बेड की चौड़ाई पे हम 3 से 4 पौधे लगाएंगे, जिसमें पौधे का डिस्टेंस 7 से 8 इंच के गैप में होगा। ऐसे ही एक बेड में पूरे अप्रॉक्स 1000 पौध लगेगी, तो 30 से 35 बेड में अप्रॉक्स 30 से 35,000 पौध 1 एकड़ में लगेगी। उसके बाद अब हम पर हफ्ते NPK का छिड़काव करेंगे, जो कि नाइट्रोजन, पोटाशियम और फॉस्फोरस इसके सॉल्ट होते हैं। ये स्ट्रॉबेरी फार्मिंग के लिए काफ़ी हद तक सहायकार है। इसमें प्लांट काफ़ी अच्छे हद तक ग्रोथ होगा। तो ऐसे ही 2-3 महीने इसकी केयर करनी है और जनवरी में आके इसका फल बनना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि फल लाल हो गया है, उसने साइज़ ले लिया है, इसका मतलब वो फल तैयार है और मंडी में आप उसको ले जा सकते हैं। कम से कम ये 100-150 रुपये किलो होलसेल रेट पे बिकता है और एक पौधे से 250 से 500 ग्राम के बीच में पर प्लांट की इसमें है प्रोडक्शन। तो 3-4 महीने ऐसे ही इसका फल चलेगा मई तक। इन बिटवीन इसमें हम हरी मिर्च ऐड करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि मई में आके टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, तो मई में ये स्ट्रॉबेरी लगभग ख़त्म होने को ही है। तो अब हम फरवरी में हम हरी मिर्च ऐड कर देते हैं, जो कि मई में आके हरी मिर्च बड़ी हो जाती है और नीचे स्ट्रॉबेरी को टेम्परेचर कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। तो मई में आके हरी मिर्च भी शुरू हो जाती है, जिसमें जो 3-4 महीने का आपका सितंबर तक का जो गैप है वो हरी मिर्च उसमें पूरा करती है और जो इन्वेस्टमेंट आपने स्ट्रॉबेरी के लिए की है वो हरी मिर्च पूरा कर देती है। एडिशनल इसमें 2 चीज़ें हम ऐड करते हैं, मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन। मल्चिंग का आपको ये फ़ायदा है कि जैसे मल्चिंग हम करते हैं कि बेड पे हम तरपाल हम लगाते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं कि एक तो वो मॉइस्चर मेंटेन करती है ताकि जब सीधी धूप पड़ती है तो मिट्टी में नमी रहती है। और दूसरी चीज़ है कि उसमें फालतू के जो कोई वीड्स होते हैं, जो घास होते हैं, वो नहीं उगते। दूसरी चीज़ आगे ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन से जो हम खाद का उपयोग है, जो कि जैसे अगर हम स्प्रे करते हैं तो पूरा 1 दिन लगता है पूरे खेत को स्प्रे करने में। ड्रिप इरिगेशन के थ्रू हम 5 मिनट में एक पौधे को जो खाद की जिसको है ज़रूरत हम दे सकते हैं। और तुक्का प्रणाली से क्या होता है कि जो प्लांट की है प्रोडक्शन अगर 250 ग्राम है तो ड्रिप इरिगेशन से वो 500 ग्राम तक भी हो जाती है। तो ड्रिप इरिगेशन का ये फ़ायदा है। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com। कुक्कुट पालन है